नमस्कार दोस्तों, आपके रीट की भी परीक्षा है और हमारे बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है। लेकिन दोनों में एक ही कॉमन है कि जो हम 10वीं में या 11वीं में जो पढ़ते हैं वही हमारे रीट की परीक्षा में आता है, और 12वीं या फिर हम बीए लेवल का कहें वो हमारे आरएस का आधार होता है या आईएएस परीक्षा का आधार होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको ढूंढते रहते हैं। जबकि पहले ही कहा है किसी ने कि तेरा माही तुझ में कहाँ ढूंढता फिर रहा है, मतलब ईश्वर तो तेरे अंदर ही है। सारी चीज़ें अपने पास हैं, उनको रिकॉल करना है। तो आइए आज के वीडियो में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड एवं ब्लड ग्रुप्स, ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स। इससे पहले हम पिछले वीडियो में एक में पढ़ चुके हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडी। उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, अच्छी तरह से उसमें क्लियर किया है। आप उसको चैनल को विज़िट कर सकते, उस वीडियो को या मेरे चैनल पर उसको विज़िट कर सकते हैं। उसका मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा उसमें। और उसके हमने टाइप भी पढ़े थे कि एंटीजन, ये एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती हैं। तो आज के वीडियो में शुरू करने से पहले जान लीजिए अपने साथी या दोस्त जो भी माने, मैं हूं अनुराग और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल आईसेज में। तो शुरू करते हैं हमारा ब्लड एवं ब्लड ग्रुप्स, ब्लड एवं ब्लड ग्रुप्स, जिसमें हम जानेंगे कि ब्लड होता क्या है। सबसे पहले हम ब्लड की बात करें तो एक ये तरल जीवित ऊतक है, एकमात्र ऐसा ऊतक है जो तरल रूप में है और गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है और लाल रंग का होता है। लाल रंग का क्यों होता है उसका भी हम कारण जानते हैं कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसमें। अब हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल होगा और ये हमारी रक्त वाहिकाओं में बहता है। और बाहर कुछ जीवों में ऐसा होता है कि उनके ब्लड बॉडी कैविटी में घूमता रहता है, कुछ पार्ट होते हैं जो उनको घुमाते हैं। उसके बारे में आगे अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं ब्लड के बारे में, तो इसको समझिए आराम से। और बड़ा आसान है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उससे थोड़ा डरते हैं। कुछ में एक थोड़ा सा फोबिया होता है, गणित बहुत कठिन है। बिल्कुल सरल है। एक वीडियो में उदाहरण भी दे चुका हूँ मैं इसका कि कितनी सरल है, आप देखिएगा आई बटन में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है वास्तव में करता क्या है। कि रक्त कणिकाएँ हैं, जीवित कोशिकाओं से बना होता है, लेकिन उनमें केंद्रक नहीं होता है। यानी कि जैसा उनको निर्देश मिलता है वो वैसा ही काम करती हैं। प्लाज्मा आंतों से अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इसके अलावा जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको अंगों तक लाने का कार्य करता है। फिर इसमें हम देखते हैं कि प्लाज्मा में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं मिलती हैं। पूरा जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ब्लड के वो प्लाज्मा में घुले हुए रहते हैं और उसके साथ ही हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में वो चलते रहते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे शरीर की लाल रक्त कणिकाएं। ब्लड की जब हम बात करते हैं तो उसमें आएंगी लाल रक्त कणिकाएं। अब ये लाल रक्त कणिकाएं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, यानी कि हमारे शरीर में गैसों का विनिमय करती हैं। फिर होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। और फिर इसमें तीसरा भाग होते हैं कुछ बिंबाणु या प्लेटलेट्स। और सामान्यतः हमने डेंगू की बीमारी के दौरान इनका काफ़ी नाम सुना है। और तीसरा हो गया हमारा इसमें बिंबाणु। बिंबाणु या प्लेटलेट्स, ये गैसीय विनिमय, और जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो क्या करेंगी, ये हमारे रोगाणुओं से रक्षा करने का काम करेंगी। और बिंबाणु मुख्य रूप से करते क्या हैं, ये सुरक्षा का काम करते हैं, रक्त वाहिनियों की
सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा ये ब्लड को जमाने का काम करते हैं, यानी चोट लगती है जब हवा के संपर्क में हमारा रक्त आता है तो ये उसमें थक्का या क्लॉट जमाते हैं। रक्तस्राव को रोकने का काम। अब ये तो हो गए इसके 3 प्रकार। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं रक्त समूह, तो उनके बारे में एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आता रहता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि सबसे पहले इनकी खोज रक्त समूह के बारे में किसने बताया था? लैंडस्टीनर ने। उनका नाम था, ब्लड ग्रुप बताने वाले वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने बताया था इसको सर्वप्रथम सन 1901 में। और इनके साथ में एक काम, एक विशेष और ध्यान रखिएगा कि इनके साथ में एक और थे वीनर, लेकिन ये अब सहयोगी कह सकते हैं या फिर उनके साथ ही रहे होंगे। इन दोनों ने मिलकर के और रक्त समूह के बारे में बताया था। और किस आधार पर बताया था कि रक्त की जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इसका जो भाग है, उसके ऊपर जो एंटीजन होते हैं, प्रतिजन होते हैं, उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसको अलग अलग भागों में वर्गीकृत करके और उसके बारे में बताया था। तो उन्होंने सामान्यतः क्या बताया था कि ये जो एंटीजन होते हैं, ये प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं और ये एलाइल या संबंधित जीन से उत्पन्न होते हैं और वंशानुगत रूप से मदर फादर से प्राप्त होंगे। तो उस तरह से उन्होंने बताया था कि लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर 2 प्रकार के होंगे, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। यानी कि सबसे पहले लाल रक्त कणिकाएं, इसका आधार है, इनके ऊपर जो एंटीजन होगा ए और बी, उसके आधार पर ये कुल इनको 4 समूहों में बांटा था उन्होंने, ए बी और ओ। इन 4 समूह में इनका समूहीकरण किया था और इनको कहा जाता है, इस वर्गीकरण को ABO समूहीकरण। अब ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं, ये अध्याय हमारा 10वीं का है, लेकिन ये ऐसे प्रश्न हैं जो काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं, जैसे ये और ये। फिर इसके बाद ABO समूहीकरण, ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनका दोहरान अक्सर होता रहता है। तो ये किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो छोटा छोटा सा आप नोट करते चलें या फिर इनको रिवाइज करें, जिससे आपको ये आवश्यकता पड़ने पर तुरंत याद आ जाएं। क्योंकि अपन किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जितना हमारा सिलेबस होता है उतना हम इसको एक साथ कवर नहीं कर सकते पूरा, कि उसको हम पढ़ने बैठे और उस प्रतियोगी परीक्षा का पूरा सिलेबस हमने 2 या 3 बार रिवाइज कर दिया, ऐसा संभव होता नहीं है। तो आप ध्यान से इनको पढ़ते चलिए और लिखते चलिए। अब आगे देखते हैं हम इसमें कि हमारे कि ये जो रक्त कणिकाएँ हैं उनमें जो प्रतिजन होगा वो कैसा होगा। जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि लाल रक्त कणिकाओं पर ए और बी दोनों प्रकार के प्रतिजन पाए जाएंगे और ओ प्रकार की रक्त में लाल रक्त कणिकाएं ए और बी दोनों प्रतिजन से विहीन होंगी, यानी उन पे ऐसा एंटीजन नहीं होगा। इसके अलावा ए और बी के अतिरिक्त लाल रक्त कणिकाओं पे एक चीज़ और होगी। जैसे मान लीजिए हमारे ये ए है, तो इस पे ए आकार के, इसके अलावा इनमें कुछ एंटीजन और होंगे, हल्के हल्के से, बहुत ही छोटे होंगे, जिनको RH फैक्टर कहेंगे। RH जो सबसे पहले जिस पर हैं वो RH पॉजिटिव और नहीं है वो RH नेगेटिव। इसी तरह से B प्रकार का जो रक्त समूह है उस पर ये थोड़े से गोलाकार होंगे, इस वजह से इसको बी समूह कहा गया है, यानी कि अपन के बी अल्फ़ाबेट जैसा। और फिर अगला समूह आता है हमारे
ए बी, इस पर दोनों प्रकार के होंगे इस तरह से। और ओ समूह कोई सा भी नहीं होगा, यानी इसमें अनुपस्थित होंगे। इसके बाद हम इसमें देखते हैं, और ये चौथा समूह है ओ। अब इनमें प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर ये पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। अब इसमें एक बात और देखते हैं, आजकल इनकी अलग अलग जांच करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें कोई तगड़ा माइक्रोस्कोप चाहिए या कोई और इतने बड़े उपकरण चाहिए। इसके लिए कुछ छोटे छोटे ड्रॉप्स आती हैं जिनको बोलते हैं एंटीसीरा, जो जैसे एंटीसीरा ए डाला, इसमें कोगुलेशन हुआ या नहीं हुआ, कोगुलेशन हुआ पॉजिटिव, नहीं हुआ नेगेटिव। इस तरह से इनकी अलग अलग जांच हो जाती है और बहुत ही जल्दी परिणाम मिल जाते हैं। कांच की पट्टी के ऊपर लिया, 3 जगह बूंद लगाई, और जिसमें बिल्कुल कोई भी असर नहीं हो रहा है या फिर उसमें अलग कलर आ गया, थोड़ा पीलापन, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। और बाकी के कोगुलेशन के आधार पर या इनमें छोटे छोटे थक्के बन जाएंगे बिल्कुल बारीक से। अब हम इनको थोड़ा और आगे समझते हैं। आइए अब समझते हैं रक्त समूह हैं, उनका RH समूहीकरण, ABO का RH समूहीकरण। तो ऐसा क्यों होता है उसको भी हम बीच बीच में समझेंगे और बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे। अब देखिए, हमारा जैसे हमने अभी देखा था कि AB और O 4 प्रकार के ब्लड हैं। अब इन चारों प्रकार के ब्लड में जब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से समूह बन रहे हैं, तो उनको हम समझेंगे। जैसे A पॉजिटिव, अब इसमें जो एंटीजन होगा वो A होगा और उसका प्रतिजन का जीन हम समझेंगे तो I कैपिटल A स्मॉल I। अब इसमें RH है, तो सबसे पहले हमने बात की थी कि पॉजिटिव है तो उसमें RH फैक्टर उपस्थित है, उसमें प्रेजेंट होगा। और उपस्थित प्रतिरक्षी कौन सा होगा, एंटी B। कि अभी हमने शुरुआत में जैसा देखा था, मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूँ इसको डिटेल करके। अभी एक बार हम देख लेते हैं इसको। उसी तरह से ब्लड ग्रुप A नेगेटिव, प्रतिजन A, जीन उसका होगा प्रतिजन का IAI, और इसमें RH फैक्टर एब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा, और प्रतिजन होगा इसका B। अब ये कैसे होगा, इसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारा ये ब्लड ग्रुप है A, इसके RBC के ऊपर इस तरह से A पॉजिटिव और ये इसका आकार। अब अगर इसमें जो प्रतिरक्षी है, प्रतिरक्षी की संरचना हमने इस तरह की पढ़ी थी। अब इसमें जो नोच होंगे वो होंगे अर्धचंद्राकार, इस तरह के। अगर A आकार के हुए इसके नोच तो इसमें फंस जाएगा, और फंस जाएगा तो कोगुलेशन होगा। क्योंकि आपने कुछ ऐसा टीवी शोज़ में भी सुना होगा कि उसको अलग समूह का रक्त चढ़ा दिया गया, यानी कि A वाले को B समूह का चढ़ा दिया गया। B समूह में क्या होता है कि उसके ऊपर ये जैसे B की RBC है, B ब्लड वाले की, तो उसमें इस तरह का होता है। अब इस स्थिति में और इसका जो प्रतिरक्षी है वो इस तरह का होगा, और इसमें नोच बने होंगे A आकार के। अब अगर ये प्रतिरक्षी इसके जैसा हुआ तो ये कोगुलेशन करेगा, यानी ब्लड को ही जमाना शुरू कर देगा। और ये ऐसा हुआ इसके साथ में तो ये इसको भी ब्लड का कोगुलेशन कर देगा, जमा देगा उसको, यानी थक्के बनना शुरू हो जाएंगे उसके ब्लड में, तो उसको हमारा हार्ट पंप नहीं कर पाएगा। तो इनका अलग अलग होना इसलिए ज़रूरी है। और ये अब इसमें हम देखते हैं, अभी इसी तरह से B पॉजिटिव का हो गया, B नेगेटिव का हो गया। अब बात आती है, विशेष तौर पर हम बात करें
तो ए बी की। अब ए बी समूह में ऐसा क्या है कि ये दोनों ही इसमें अनुपस्थित हैं। यहाँ पर एंटी ए और एंटी बी दोनों अनुपस्थित हैं, दोनों ही समूह में, क्योंकि RH फैक्टर तो इनके साथ में है, लेकिन अब ये इनमें अनुपस्थित क्यों है प्रतिरक्षी? तो उसका कारण ये होता है कि AB की संरचना है, जो ब्लड ग्रुप AB है उसमें इसके RBC के ऊपर दोनों ही प्रकार के प्रतिजन होंगे, और इसमें जो अब ये दोनों प्रकार के हैं तो इसके साथ में प्रतिरक्षी यदि कोई सा भी हो, चाहे ये वाली टाइप का हो चाहे ये वाली टाइप का हो, अब इसके जो RBC के बॉडी सेल के ऊपर हैं जो हमारे प्रतिजन के, उनकी वजह से दोनों ही स्थिति में इसके कोगुलेशन के बहुत ज़्यादा डर रहेगा। इस वजह से इसमें दोनों ही एंटी ए और बी एब्सेंट हैं, यानी प्रतिरक्षी इसमें एब्सेंट है ए बी में। अब बात आती है हमारे ओ समूह की। ओ समूह में हम देखते हैं कि इनमें उपस्थित प्रतिजन दोनों ही नहीं है, ये बिल्कुल हमारे सूरज चंद्रमा है, इनके ऊपर कुछ भी समस्या नहीं है, इसलिए इनके साथ में जो प्रतिरक्षी हैं वो दोनों ही उपस्थित होते हैं। तो ये एक विशेष बात है जो आगे हमें काम आती है, और इसी के आधार पर ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन किया जाता है एक दूसरे को दिया जाता है। परिस्थिति बस कोई चोट लगने पर या जैसे किसी को पी लिया हो गया, उस समय जब रक्त दिया जाता है तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, और इसी के आधार पर इसके अलावा एक बात और उसमें ध्यान रखी जाती है कि कुछ ऐसे रोग जो हमारे रक्त के साथ में आ सकते हैं, उन चीज़ों को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाता है। अब जब रक्त एक दूसरे को दिया जाता है तो इसमें एक बात आती है कि इसमें जैसे ये दोनों ही अनुपस्थित हैं, इसमें दोनों उपस्थित हैं। अब हम देखते हैं कि इसके साथ में जो प्रतिरक्षी है वो, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे ओ ब्लड ग्रुप है वो सर्वदाता हुआ। ओ ब्लड ग्रुप के साथ में ना तो इसका प्रतिरक्षी क्रिया करेगा ना ही इसका प्रतिरक्षी क्रिया करेगा, तो ये दोनों ही अनुपस्थित हैं। उसमें अलग तरह का है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसकी सतह, लेकिन ये स्थिति एक ऐसी आती है, अगर वास्तव में हम इसको एक तरह से कह सकें कि किसी डॉक्टर के व्यू से देखें तो ये केवल एक बार ही संभव होता है, अगली बार ये अपने प्रतिरक्षी जनरेट करना शुरू कर देंगे। तो उस स्थिति में कभी कोई विशेष परिस्थिति है तो ही हम ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को का ब्लड किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन दोबारा यदि उसे आवश्यकता पड़ी तो उसके ब्लड में कोगुलेशन हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी प्रतिरक्षी बनाना शुरू कर देगा। उसी तरह से जो ए बी रक्त समूह वाला है वो किसी का भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि उसमें दोनों तरह के हैं, इस वजह से उसको समस्या नहीं आएगी। अब इसमें हम देखते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। अब इसकी थोड़ा सा एक चीज़ जाननी है कि इसकी सबसे पहले खोज हुई थी मकाका रीसस बंदर में, इस वजह से इसको RH या रीसस फैक्टर भी कहते हैं। तो RH फैक्टर की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले खोज हुई रीसस बंदर में। तो थोड़ा सा किसी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि RH फैक्टर की खोज किस में हुई थी। रीसस मकाका रीसस बंदर है, उसमें इसकी खोज हुई थी। अब इसमें हम देखते हैं कि ये क्या है, मानव की रक्त कणिकाओं की सतह पर भी पाया जाता है। तो RH पॉजिटिव RH नेगेटिव प्रेजेंस के आधार पर, और ये कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 85% मानव आबादी RH पॉजिटिव होती है। लगभग 85% लोग RH पॉजिटिव होते हैं, उनमें RH फैक्टर उपस्थित होता है। केवल 15% आबादी ही RH नेगेटिव होती है। अब इसमें थोड़ा सा हम एक विशेष चीज़ देखेंगे कि ये RH कारक होते कितने प्रकार के हैं। तो ये बात भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण है कि RH फैक्टर 5 प्रकार के होते हैं।
अब इसमें RH 5 प्रकार के हो गए। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है इसमें RHD, डॉट हल्का सा बीच में और फिर D। अगला प्रकार होगा इसका RHE, फिर तीसरे प्रकार में आ जाएगा ये RHE स्मॉल डॉट E। फिर इसके बाद आता है इसमें RHC और RH.C स्मॉल। तो ये कुल मिलाकर के RH फैक्टर 5 प्रकार के होते हैं, और अपने कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना ही काफ़ी है कि RH फैक्टर पूरे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो ये आगे चल कर के हमें कोई ऐसा प्रश्न मिल सकता है, और अक्सर ऐसे ही पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा गहराई के प्रश्न अभी तक तो मेरी नज़र में कभी आए नहीं हैं। इसके बाद इनका थोड़ा सा एक आवर्ती हम देखें तो मतलब यानी इनका दोहरान कैसे होता है। सबसे ज़्यादा जो RHD है लगभग 85%, यानी कि इसकी आवर्ती की संभावना 85% तक होती है। RHE 30% तक ये दोहरान होता है। फिर RH जो स्मॉल ए है वो वाला 78% तक, और RHC की बात करें तो ये 80% इसकी आवर्ती की संभावना है, और इसकी भी 80%, क्योंकि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि RH पॉजिटिव लगभग 85% तक होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ICS पर, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके थोड़ा मोटिवेशन तो प्रदान करें।